नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कीर्ति। सबसे पहले तो देश की तमाम महिलाओं को हैप्पी वुमेंस डे। जैसे आप सभी जानते हैं, वुमेंस डे के अवसर पर इंडिया फैक्ट न्यूज़ के माध्यम से हम आप सभी दर्शकों तक ऐसी महिलाओं को लेकर आ रहे हैं, ऐसी महिलाओं से आपको रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने कड़ी संघर्षों के बाद अपने मुकाम को हासिल किया है। आज हम जिस महिला की बात करने जा रहे हैं उन महिला का नाम है दुर्गा पुट्टेवार मैम, जो कि प्रोफेसर असिस्टेंट है डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज में। साथ ही साथ विद्या भूषण पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी है। फूले अंबेडकर शाहू पुरस्कार से भी मैडम सम्मानित की गई है। ऐसे तमाम वो मैम के पास उपाधियां हैं, बावजूद उनका जो स्वभाव है एकदम मोम की तरह बिल्कुल नाजुक सा स्वभाव है। तो सबसे पहले मैं मैम का स्वागत करती हूँ इंडिया फैक्ट न्यूज़ के मंच पर। मैम, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं इंडिया फैक्ट न्यूज़ का तहे दिल से आभार मानती हूँ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिस महिला ने संघर्ष करके अपने मुकाम पर आई है, करियर बनाया है और समाज के लिए कुछ योगदान करती है, ऐसी महिलाओं के लिए आपका ये मंच कार्य करता है। इसलिए मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ, तहे दिल से आभार मानना चाहती हूँ। दुर्गा मैम, जैसे कि कई न्यूज़पेपर में भी मैंने आपकी कहानी पढ़ी है, स्टोरी देखी है। एक नहीं 3 दफ़ा ऐसा वक्त आया जब आपके खुद के मम्मी पापा ने आपको मारने की कोशिश की। एक बार तो जलते हुए कोयले आप पर डाले गए, एक बार आपको कुएं में फेंक दिया गया। वजह क्या थी? किस वजह से इतनी सारी प्रताड़नाएं आपने बचपन से 4 साल 5 साल, बहुत छोटा बच्चा इतना कुछ क्यों झेल रहा था? क्या वजह थी? उस समय का दौर ही कुछ ऐसा था कि लड़कियां यदि पैदा होती है तो उनको दूसरों की अमानत या बोझ इस तरह से समझा जाता था। और ये ऐसा नहीं कि तभी 20-25 साल पुराना नहीं है, तो ये आज भी ऐसा ही हो रहा है। ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ये चालू ही रहने वाला है। लड़कियों को बोझ ही समझा जाएगा। और एक तो दहेज प्रथा सबसे कुप्रथा जो हमारे समाज की। तो मेरे घर वाले पेरेंट्स को शायद यही लगा होगा कि दहेज देना पड़ेगा, इसको पढ़ाओ लिखाओ और फिर शादी करके भेज दो। और उनको 2 बेटे ऑलरेडी है, तो फिर लड़की क्यों चाहिए? अभी लड़की तो हो गई, वो अपने हाथ में नहीं रहता। इसलिए शायद उन्होंने ये किया हो, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि नहीं, मैं ऐसे मुकाम पर जाऊंगी और ऐसे पोस्ट पर जाऊंगी ताकि ये मुझे कभी ना कभी अपना तो कहेंगे। लेकिन जो मंजूर नहीं है अभी उनके मन, यानी जो उनकी सोची है, तो हम किसी की सोच को तो नहीं बदल सकते ना। जलते हुए कोयले आप पर डाल दिए गए थे, पूरा आपका बॉडी जल गई थी। हाँ, 14 जनवरी का दिन है, मैं तब 7 साल की थी। आज भी मैं नींद में से आधी रात को, यदि वो 14 जनवरी या जनवरी महीना आता, संक्रांत का कार्यक्रम आता है, तब ऐसे उठ के दचक के उठती हूँ और रोना चालू हो जाता है। वो जो बॉडी के ऊपर के ग्रो एजिंग के कारण मेरे निशान तो मिट गए, लेकिन दिल पे जो निशान है वो कभी नहीं मिट पाएंगे, क्योंकि पूरा चेहरा जल गया था, पूरा बदन जल गया था। मैं हॉस्पिटल में 1 साल सलाइन पर थी, ना कुछ खा पाती थी और ना जगह से हिल पाती थी। और जब आजू बाजू वाले लोगों ने जब एडमिट किया मुझे, तो बयान दे दिया गया, क्योंकि मैं तो बोल नहीं सकती थी। पूरे होठों पे इतने बड़े बड़े छाले, पूरे फोड़े थे, वो जलने के जो निशान थे। तो ऐसा पुलिस आई, पुलिस ने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं, और सिर्फ मेरे कान से मैं सुन रही थी। ऐसा देखा कि ये खुद जाके जल गई, ऐसा बयान दे दिया। लेकिन बहुत रोना आया कि अरे मेरे बारे में ऐसा क्यों, यानी खुद ही ढकेल देते हो भूसे के सेगड़ी में, गरम गरम वो उबलता पानी काले मटके का और पूरा आंख के ऊपर, और देख भी नहीं रहे, किसी को बुला भी नहीं रहे। जब मैं चिल्ला रही हूँ तब कहीं जाके आजू बाजू के कोष्टी मोहल्ला के लोग आए और उन्होंने ऐसे वो जो आता है ना पॉलीथीन, जो पहले पानी आता था तो लेते थे, वो वाले पॉलीथीन के ऊपर लेके मुझे गए हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने तो लेने से मना कर दिया, एडमिट करने से, तो मैं हॉस्पिटल में किया एडमिट। और उसके बाद झूठा बयान दिया कि नहीं, ये खुद ही जल गई है। मुझे तो इतना शौक नहीं था जलने का, या मुझे तो समझ भी नहीं थी कि ऐसा कुछ गलत करना है करके। मैं तो अपनी ज़िंदगी जी ही रही थी। किसी ने बोला खाना खाओ तो खाओ, नहीं तो अपनी पढ़ाई करो, इसी में थी। लगता था कि चलो आगे चल के मेरा फ्यूचर बनेगा, यही सोचती थी मैं वो छोटी सी उम्र में। तो किया लगता है इसके पीछे जो हमारी समाज की व्यवस्था है वो भी कारणीभूत हो सकती है कि दहेज प्रथा तो जा नहीं रही है,
लड़कियों को पाँव की दासी समझा जाता है। लड़की पैदा हुई तो उसको गाली गलौज देना, ये कब मरती है देखना, लेकिन लड़का जब पैदा होता है तो बहुत खुशियाँ मनाई जाती है। आज की वर्तमान परिस्थिति में भी ये देखने के लिए मिल रहा है। आप जब युवा हो गई, 20-21 साल की उम्र आपकी थी, उस वक्त आपने जम्मू कश्मीर की एक नदी पर छलांग मार दी थी। ये एक हादसा भी आपके साथ हुआ था जब शायद आप बड़ी हो गई थी बहुत। हाँ। क्या वजह थी? हाँ, मैं 18 साल की थी तब से ही गवर्नमेंट सर्विस में आई हूँ, क्योंकि मुझे पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत थी, मुझे आगे बहुत पढ़ना था। तो इसलिए प्राइवेट नौकरी में तो पैसे ज़्यादा नहीं मिलते थे, तो इसलिए मैंने MPSC के तहत 12 के बेस पर नौकरी होती है, मैंने 12 से ही फॉर्म भरना चालू कर दिया था और मैं सिलेक्शन भी हो गया था थर्ड कैटेगरी में क्लास 3 के पोस्ट पर। तो फिर वो नौकरी की तो इल्ज़ाम लगाना चालू कर दिया कि बाहर जाती है, लफड़े होंगी इसके, ऐसे वैसे कुछ गंदा बोलना, जाती है तो क्या थक जाती है क्या, मॉर्निंग के 3 बजे उठना, सब घर वालों के लिए खाना बनाना और उसके बाद नौकरी पे जाना। तब भी मैं सहती थी, लेकिन वो जो टॉर्चर था ना, बहुत गंदा बोलना, वो सहन नहीं हुआ। तो फिर मैंने आखिर में नौकरी छोड़ दी और मैंने अपने भाइयों को, जो मेरे पैसे थे नौकरी से आए हुए, तो छोटे भाई को मैंने मेडिकल स्टोर्स डाल दिया। फिर दोनों भाई बहन मेडिकल स्टोर्स चलाने लगे, लेकिन फिर भी घर में ही रह के, सामने में दुकान पीछे में रहना हमारा, फिर भी इन लोगों के टॉर्चर कम ही नहीं हो रहे थे। तू निकल जा बोलना वगैरह, हमको लड़की नहीं चाहिए, तू हमारी लड़की से नहीं है। तो फिर एक दिन आके उन्होंने मेरे आंख के ऊपर मिट्टी का तेल ही डाल दिया। इस बार तो जब तक मेरे से सहन होता था तो मैं सहन करती थी, लेकिन इस बार मेरे सहन नहीं हुआ, क्योंकि मैं जलना नहीं चाहती थी। हाँ, मर गई तो चलता है, क्योंकि जलना नहीं चाहती थी। क्यों कि जलने के बाद का जो दर्द होता है ना, जख्मों का दर्द नहीं कह रही हूँ मैं, कि जो चेहरा जल जाता है तो आईना देखने की भी इच्छा नहीं होती और कोई हमसे बात भी नहीं करता। काफ़ी सालों तक मेरा चेहरे के ऊपर फोड़े थे और निशान थे जलने के। सावजी की ट्रीटमेंट करने के बाद थोड़ा बहुत चेहरा मेरे जगह पे आया है। तो ऐसे इसमें मैं जलना नहीं चाहती थी, इसलिए फिर मैंने पुलिस 100 पे डायल किया। पुलिस लोग तुरंत आए, पुलिस स्टेशन में गए, तो उसके बाद भी बोलते हैं कि हम जेल में जाएंगे लेकिन इसको नहीं रखेंगे। तो पुलिस लोग भी बोलते मुझे कि अब देखो तुमको तो रखने नहीं चाहते। तो फिर मैंने क्या किया कि मेरे पास तो कोई दिशा ही नहीं थी कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ करके। सब कुछ था, मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब घर में थे। तो अब नौकरी भी छोड़ चुकी थी, मेरा ग्रेजुएशन हो चुका था। तो ऐसे इसमें मैं क्या करती, तो फिर एक रेलवे स्टेशन पे आ गई, जो रेलवे मिली उस पर चली गई, जम्मू तक गई। फिर से भूखे प्यासे 3-4 दिन से, पेट में दाना नहीं, पानी भी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे भिखारियों की तरफ बैठी थी, पाँव में चप्पल भी नहीं, आधा ड्रेस जला हुआ था पूरा। ऐसे लोगों को तो लग रहा होगा कि ये भिखारी होगी, तो इसलिए कोई देखता भी नहीं था। ऐसी गंदी सिचुएशन में थी मैं। तो फिर से वो ट्रेन वापस नागपुर आ रही थी। अब सोचा नागपुर जा रहे तो नागपुर में तो जाना नहीं है, अब क्या करूँ। तो एक बहुत बड़ी नदी थी, पता नहीं वो जम्मू कश्मीर रूट पे थी, तो कूद गई। मैंने सोचा अब जलना भी नहीं है और जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी फैसिलिटी की है, जिस लेडीज़ को रहने के लिए नहीं है तो गवर्नमेंट की फैसिलिटी है, प्रोटेक्शन ऑफिसर की फैसिलिटी है। अभी कोई भी महिला जाके अपना जो प्रॉब्लम्स हो वो शेयर करके उसको सहारा मिल जाता है। लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था, एक्चुअली नॉलेज भी नहीं था मुझे उस समय इतना कि ऐसे कुछ फैसिलिटी होती है करके। 2005 का जो लॉ आया है उसके तहत काफ़ी सारी सुधारना भी हुई है। तो अब क्या करूँ, मैं तो कूद गई, आंखें बंद करके। मरना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे पास कुछ रहने का ठिकाना ही नहीं था और खाने के लिए भी कुछ नहीं था, पाँव में चप्पल नहीं और कपड़े भी नहीं थे, आधे जले हुए कपड़े। तो ऐसे में मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा चलो कूद ही जाओ, जो होगा सो देखा जाएगा। तो जब आंखें खुली तो देखती हूँ कि मैं बालू के ऊपर सोई थी। कुछ मछुआरों ने मुझे निकाला था वो पानी में से और पूछा कहाँ जा रही हो, तो कहाँ की हो, सब पूछा उन्होंने, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने झूठा ही बताया कि अकेली हूँ करके। तो फिर उन्होंने पैसे कुछ कंट्रीब्यूट किए, 100-150 रुपये कुछ तो भी होंगे। तो मैंने 1-2 गाउन खरीदी सबसे पहले, और उसी गाउन पर और एक किसी ने मुझे एक साड़ी दी थी, तो उसी इस पे और मुझे ज़बरदस्ती से नागपुर भी लाके छोड़ दिया। जो रेलवे के जो पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी होते हैं उन्होंने पुलिस के साथ मुझे भेज भी दिया।
अब जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। तो फिर मैं वैसे ही, मेरे पास एक भी डिग्री के डॉक्यूमेंट्स नहीं, कुछ भी नहीं, खाली हाथ मैं ऐसे घूमती घूमती। फिर मैंने बस स्टॉप पे, वहाँ पे एक झुनका भाकर था, 1 रुपये का मिलता था, वो खाया। और सीए ऑफिस का मुझे नॉलेज था क्योंकि मेरा सीए इंटरमीडिएट भी चालू था उसी समय ग्रेजुएट करते करते। तो इसलिए मैं जॉर्ज कुरियन है सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके ऑफिस में गई। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे डॉक्यूमेंट्स मांगे, तो मैंने बोली सर बाद में देती हूँ, अभी तो फ़िलहाल मुझे ज़रूरत है, आप देख लीजिए मेरा वर्क और आप मुझे जो इतने भी पैसे देना है दे दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे फिर बाजू में टाइपिंग इंस्टीट्यूट है तो उस बोले आता है क्या, मैं बोली हाँ सर मुझे कंप्यूटर टाइपिंग सब आता है और कॉमर्स का भी अच्छा खासा नॉलेज है, बस डिग्रियाँ नहीं है मेरे पास फ़िलहाल, लेकिन मैं दे दूँगी कुछ दिनों के बाद। तो उन्होंने रख लिया मुझे एज अ ऑडिटर करके। तो तुरंत मुझे बोले कि बाजू के इंस्टीट्यूट में जाओ और टाइपिंग करके अपना बायोडाटा बना के लेके आओ जाओ। तो मैंने तुरंत बायोडाटा बनाया और उनको सबमिट कर दिया, बोली डॉक्यूमेंट्स दे दूँगी मैं कुछ दिनों के बाद। तो ऐसे करते करते वहाँ ज्वाइन होगी। अभी फिर रात को अब जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, तो वहीं पे गड्डी गोदाम करके ये झोपड़पट्टी है, रेलवे के बिल्कुल, रेलवे का जो रूट होता है उसको लग के वहाँ पर गई। एक दादी अम्मी थी, उनको बोली मैंने दादी अम्मी मुझे बस सहारा चाहिए, आपके पैसे दे दूँगी मैंने फिर सर से कुछ पैसे एडवांस लिए और 2-3 दिन में उनको दे दिया। और 15-20 दिन, 1 महीना, शायद 1-2 महीने तो मैंने वो 1 रुपये की जो झुनका भाकर मिलती है उसी के ऊपर ही वो खा के ही रहती थी क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। कुछ दिनों के बाद 8-15 दिन के बाद तो वो झुनका भाकर भी वो पेट में ऐसे खूबने लगी, पेट दुखने लगा। तो फिर एक दिन खाती थी, एक दिन नहीं खाती थी, ऐसे ही समय निकलते गया। सैलरी मिली, सैलरी मिलने के बाद मैंने एक तवा ख़रीदा और गेहूँ चावल वगैरह ख़रीदे और बस सब्जी रोटी एक ही, उसी तवे पे सब्जी बनाना और उसी तवे पे रोटी बनाना, ऐसी मेरी चालू हो गया। वो आंटी को मैं कभी 100 रुपये 200 रुपये महीने के देती थी, फिर 300 रुपये। ऊपर में छत नहीं था, एक पुरानी टीन थी तो उससे से पानी आता था तो पूरा टपक जाता था। फिर जैसे जैसे मुझे सैलरी मिलती गई वैसे वैसे थोड़ी सुधारना हो गई। फिर वो आंटी ने मुझे रूम्स अच्छा से सुधार, वो पाल वाल आती है प्लास्टिक की, वो डाल दिया तो रहने का मतलब इंतज़ाम हो गया। और वो 90 ईयर्स ओल्ड थी, उसके पास कोई नहीं रहता था बेटा वगैरह क्योंकि बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव था, लेकिन मेरे साथ अच्छी जमती थी, मैं बहुत शांति से सुन लेती थी और मुझे उनका सपोर्ट भी था। तो ऐसे करते करते मेरा सीए के ऑफिस में काम चालू हो गया। धीरे धीरे मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाए, कॉलेज में गई, रोल नंबर निकाला, यूनिवर्सिटी में गई, फॉर्म भरे। 30-35 रुपये में वो फॉर्म आता है, 30-35 रुपये भरना पड़ता है और अपनी डिग्रियाँ अपने को रोल नंबर लिखो तो मिल जाती है। तो ऐसे करते करते और फिर मैंने ऑफिस में सबमिट किए और सर बहुत ही अच्छे नेचर, स्वभाव के, अच्छे नेचर के थे। मतलब जैसे भी मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो मुझे अकाउंटिंग का काम, किसी सोसाइटी का, किसी संस्था का, यानी इसके अलावा मुझे काम देते थे ताकि मैं जो भी है मेरा का वर्क करती रहूँ। और मुझे पढ़ने की बहुत इच्छा थी तो सर ने कभी मुझे ऐसे पैसे नहीं दिए, बोलते थे पहले काम कर। और ये जो मुझे आदत लगाई ना तो वो मुझे अभी भी है, पहले काम करो उसके बाद पैसा। आज भी मैं महिलाओं को हेल्प करती हूँ तो 3-4 दिन रखती हूँ, जैसे कोई महिला सुसाइड करने जाती है स्टॉकहोम के बाद। अच्छा, आपकी एक संस्था या आप खुद की शायद सैलरी से ऐसी महिलाओं की हेल्प करती है जो आत्महत्या करने के लिए जा रही है, तो आप उन्हें समझाने बुझाने के बाद उनको अपने शायद वो किस तरह से काम करते हैं मैम, थोड़ा उसके बारे में हमारी महिलाओं को बताएं। हाँ, मेरा एक घर है, बना रही थी ध्रुवधामना साइड। तो ऐसे ही रात को मैं वहाँ सोई थी, काम चालू था हमारा स्लैब का। तो बस्ती वालों ने बताया कि मैडम कोई लेडीज़ सुराबर्डी की तरफ तालाब है तो वहाँ कोई सुसाइड करने जा रही है। तो मैंने तुरंत अपनी गाड़ी उठाई और गई, उसको लाया। तब मेरे घर में भी वहाँ पे ऐसा कोई पक्का मकान नहीं था, काम ही चालू था और मेरे अकेले की सोने के लिए इंतज़ाम था। लेकिन तुरंत आजू बाजू वाले लोगों ने कुछ चद्दरें वगैरह ला के दी और उसका सोने का इंतज़ाम हो गया। तब से मैं ये फील्ड में आई हूँ कि यदि कोई महिलाएं सुसाइड करने जाती है तो उनको मैं अपने घर में लाती हूँ। तुरंत मैंने दाल चावल वगैरह खरीदे, वहीं पे चूल्हे पे उसने पकाने, उसको बोली मैं तू पका, क्योंकि जब वो सुसाइड करने गई थी तो मान ही नहीं रही थी। तो उसके कनपट में लगाया मैंने, मैं बोली तू सुसाइड क्यों कर रही है, बिल्कुल नहीं करना। तो बोले मैं कहाँ जाऊँ मैडम, मुझे तो घर के बाहर निकाल दिया, मेरे बच्चों के साथ निकाल दिया, 2 लड़कियाँ, उसको भी लड़का नहीं था इसलिए उसके हस्बैंड ने उसको निकाल दिया था, हमेशा तमाशा करते थे। तो मैं बोली मैं हूँ ना, चल तू मेरे घर में रहे। तो
जो भी था वैसे भी मैं दाल चावल आटा वगैरह लेके ही जाती थी वहाँ पे, कभी रुकने का समय काम पड़ा तो बना लूँ करके। तो उसको बोली तू खाना बना, क्योंकि खाना बनाएगी तो उसमें दिमाग लगेगा, नहीं तो उसके वो साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है ना, जो सुसाइड करता है बार बार वही वही रिपीट करता है। आगे वालों को लगता है कितनी बार बता रही है, वो भी बोर हो जाता है, लेकिन उसके समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो इसलिए उसका दिमाग थोड़ा सा इधर उधर जाए करके मैंने बोला मुझे भूख लगी है भाई, मुझे तो खाना खाना है, तो पहले खाना बना। ऐसे करते करते फिर उसने खाना खाया, बनाया, जगह साफ़ की और मुझे खिलाया। खिलाते खिलाते भी वो वही बोल रही थी, मैडम तुम्हारा भाई ऐसा करता है, तुम्हारा भाई वैसा करता है। क्योंकि मैं जहाँ पर भी जाती हूँ ना, जेंट्स लोग मुझे दीदी बोलते हैं और मैं भैया बोलती हूँ, तो इसलिए मैं बोली भाभी ऐसा मत करो, यानी मुँह बोला ही नाता है ये सब। तो भाभी आप ऐसा मत करो, नाही तुमचे भाऊ अशी म्हणतात ना, तुमचे भाऊ मला अर्ध्या रात्री हाकलून देतात, मी कुठे जाऊँ। तो फिर मैंने उनको समझाया कहाँ जाना है ये हम बताएंगे, आपको सुसाइड नहीं करना, ज़िंदगी बहुत अच्छी है, ज़िंदगी एक बार ही मिलती है और एक बार बच गए ना तो इसका मतलब है कि आपके किस्मत में मौत नहीं लिखी है, अभी आपको जीना ही जीना है और हार तो नहीं मानना है। फिर मैंने उनको अपनी भी स्टोरी बताई है कि मैं इतनी क्वालिफाइड हूँ, काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है, रिच हूँ, फिर भी मेरे ऊपर मुसीबत आई है, फिर भी मैंने उस मुसीबत से मुकाबला किया है, डट के मुकाबला किया है और आज मैं अच्छी नौकरी पे हूँ, अच्छी पोस्ट पर हूँ। किसी की सिफारिश नहीं, नॉट डोनेशन, कोई पैसे नहीं लगते यदि वो क्वालिटी है तो। दुर्गा मैम, आज का हम जो वक्त देख रहे हैं, आज का या पहले बहुत पहले से भी अगर बात की जाए तो महिला एक हद तक थक जाती है, थकने के बाद किसी गलत रास्ते पर चली जाती है। ऐसा रास्ता जो खाई की ओर लेके जाता है, जिसमें कुछ दिन के लिए तो शायद आपको उजाला दिखता है लेकिन बाद में अंधेरा। तो ऐसी महिलाएं जो भटक जाती है अपने हार्ड वर्क की वजह से, ऐसी महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे वुमेंस डे स्पेशल पर? वुमेंस डे स्पेशल पर तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, हमें हारना नहीं है, ना थकना है। यदि हम रास्ते पे निकलते हैं तो राह हमको मिलना ही मिलना है, कोई ना कोई हमको ज़रूर मिलेगा जो हमारी मदद करेगा या हमें अच्छे मार्ग दिखाएगा। और यदि हम में काबिलियत है, भगवान ने तो हमको 2 हाथ दे दिए, दिमाग दे दिया है, मुंह दिया है, इतना अच्छी बॉडी यानी शरीर दिया है कि जिसका हम अच्छे से उपयोग करके काम करके हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकते हैं। तो फिर ये जो गलत तरीका है, यानी गलत तरीके में और बहुत सारे तरीके आते हैं, तो कोई भी गलत तरीका हमको अपनाना नहीं है, मेहनत से आगे जाना है। अरे एक वुमन यदि उसके हस्बैंड ने छोड़ देती है ना, तो एक भाजी पाला का दुकान लगा के बैठती है, फिर भी वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाती है, अच्छे से कमाती है, पढ़ाती है और उनको अच्छे उनके पाँव पे खड़ा करती है। हमारी बर्तन वाली बाई, जिसको हम बाई बोलते हैं, लेकिन वो भी 20-25 हज़ार रुपये अच्छे से कमा लेती है। समय बहुत अच्छा चल रहा है, हर जगह पे काम करने की यदि तैयारी है और हमने में ठान लिया है कि हमको काम करना है, काम करके कमाना है, तो हम कर सकते हैं। इसलिए हार मानने की ज़रूरत ही नहीं है। जो महिला ऐसे जान देने के लिए जाती तो उनको लाती हूँ मैं, 3-4 दिन उनका ब्रेन वॉश करती हूँ और फिर उनको मैं जो सीए करती थी तो ऑडिट करने जाती थी, इसलिए काफ़ी सारे MIDC में काफ़ी सारी कंपनियाँ पहचान की है। तो वो कंपनी में HR से बात करती हूँ और इनको जो भी काम मिले 150 रुपये रोज़, 200 रुपये रोज़, जो भी हो पहले लगा देती हूँ। एक बार वो महिला लग जाती है ना, तो वो काम में इतना यानी मतलब इतना इंटरेस्ट लेके काम करती हूँ। बाद में जब कभी मिलती हूँ तो पूछती हूँ भाभी कैसे चल रहा है, बोलते हैं बहुत अच्छे से, अभी तो घर में रहने की इच्छा नहीं होती, मस्त काम पे जाती हूँ, आने के बाद घर में खाना बनाती हूँ और अपने हस्बैंड के साथ मस्त रह रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी एक बार वो अपने रूटीन में आ जाती है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती और उनकी ज़िंदगी जो भगवान ने दी है तो उसको अच्छे से क्यों न जिया जाए। मैम, जैसे कि आप एक शिक्षिका हैं और बहुत अच्छी पंक्तियाँ बोलती भी है, लिखती भी है, तो आज इंडिया फैक्ट न्यूज़ में प्रोग्राम के अंत में कुछ पंक्तियाँ हमारे चैनल, हमारे दर्शकों के लिए। वुमेन डे के अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिस्म में उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। यदि हमारे इरादे पक्के हैं ना, तो हमें कोई हरा नहीं सकता। यदि हमने ठान लिया कि हमें करना है, आगे जाना है, आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है, तो हम ज़रूर कर सकते हैं। और एक बात बताना चाहूँगी कि अभी मैं इस मुकाम पे आई हूँ तो मैं थकती नहीं, ऐसा नहीं है। कई प्रॉब्लम्स आती है,
हम यदि जी रहे हैं तो प्रॉब्लम्स को तो आना तय है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स को हमको हंसते हंसते सॉल्व भी करना है। जब प्रॉब्लम्स आती है तो मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ कि दीक्षा भूमि जैसे होली लैंड पर मैं शिक्षा दान का काम करती हूँ, और जब भी प्रॉब्लम्स आती है तो मैं दीक्षा भूमि के होली लैंड पर जाके कभी भी रात के 9 बजे 10 बजे मैं जाके बैठ जाती हूँ शांति से, और वहाँ से मुझे एक प्रेरणा मिलती है कि नहीं दुर्गा, तू दुर्गा है, तुझे आगे जाना है, जो भी प्रॉब्लम्स आई उसको तुझे फेस करना है। और मैं फेस करती हूँ, और अपना काम जो मेरा काम है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो इतना ज़्यादा वर्क रहता है कि बच्चों के लिए कुछ नया कुछ करूँ, नए प्रोजेक्ट बनाऊँ, रिसर्च वर्क करूँ, तो मैं काफ़ी देर तक कॉलेज में बैठती हूँ और वहाँ पे काम करती हूँ। मुझे बहुत आनंद आता है अपने काम में, इतना मैं दंग हो जाती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब भूल के मैं अपना काम करती रहती हूँ। तो महिलाओं, आज के दिन मैं इतना ही कहना चाहूँगी, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वालों को होती है तो तकलीफ़, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। यदि प्रॉब्लम्स आएंगे तो सॉल्व ज़रूर होंगे। तो दर्शकों, देखा दुर्गा मैम का जो जीवन था काफ़ी संघर्षों से भरा हुआ था, बावजूद उन्होंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी, और एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है मैम ने कि कई बार महिलाएं गलत रास्तों पर चले जाती है, तो हमें गलत रास्ता अपनाना नहीं है, हम सही मार्ग पर रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। भले ही हमें उस पर बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन अगर हमारे अंदर जज्बा है और वाकई में हमारे अंदर एक लगाव है अपने जीवन के प्रति, तो हमें दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती, हमें मार नहीं सकती। तो आशा करते हैं दुर्गा मैडम की स्टोरी से तमाम महिलाएं, तमाम लोग, तमाम दर्शकों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और इसी उम्मीद के साथ आज हमने दुर्गा मैडम का इंट्रोडक्शन आप सभी से करवाया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम बेहद पसंद आएगा। अगर आप सभी दर्शकों को हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को शेयर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।